जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुमित बेल टॉक्स में, जहां मिलती है आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और स्टॉक्स का कंप्लीट एनालिसिस। तो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक्स का जो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग में मार्केट लीडर मानी जाती है और ये कंपनी पॉलीमर सेगमेंट में काम करती है। तो हम बात कर रहे हैं टाइम टेक्नोप्लास्ट के बारे में। आज इस कंपनी का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और अगर आपके पास ये पोर्टफोलियो में अवेलेबल है या फ्यूचर में आप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं बताने वाला हूँ इस कंपनी का चेंज ओवर मूव। मीन्स ये कंपनी ने कुछ नया एक्वायर किया है, मीन्स नया कुछ मार्केट में लेके आए हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी के अंदर बहुत बड़ा चेंज आगे फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं इसके बिजनेस सेगमेंट को। दोस्तों, अगर इसके बिजनेस सेगमेंट को समझेंगे तो ये कंपनी दो सेगमेंट में काम करती है। पहला इसका पॉलीमर प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करने का है और दूसरा इसका कंपोजिट प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने का है। पॉलीमर प्रोडक्ट्स में ये लोग 65% का बिजनेस करते हैं। ये जो मैं नंबर आपको बता रहा हूँ FY25 के Q1 के हिसाब से बता रहा हूँ, और ये कंपोजिट प्रोडक्ट्स के अंदर 35% का बिजनेस करते हैं। और पॉलीमर प्रोडक्ट्स में ये लोग क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें भी बता देता हूँ। ये HMHDP प्लास्टिक ड्रम बनाते हैं, जेरी कैंस बनाते हैं, पेल्स पॉलीइथिलीन पाइप्स बनाते हैं, टर्फ मैटरिंग और डिस्पोजल विंस एंड एमओएक्स फिल्म बनाते हैं। और कंपोजिट प्रोडक्ट्स की बात करें जिसमें इनका 35% का बिजनेस है, इसके अंदर ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर मीन्स IBC कंटेनर और कंपोजिट सिलेंडर बनाते हैं, जो मेनली LPG, ऑक्सीजन और CNG गैस को स्टोर करने के लिए रखा जाता है। उसके साथ साथ में ये एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस भी बनाते हैं। ऑटो प्रोडक्ट्स और स्टील ड्रम्स भी इन लोगों का कंपोजिट प्रोडक्ट में के सेगमेंट में ही आता है। और इसके बाद इसके प्रोडक्ट्स को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो ये लोग इंडस्ट्रियल पैकेजिंग के अंदर 64% का बिजनेस करते हैं, जिसका मैंने अभी बताया आपको, जिसमें ये लोग ड्रम, कंटेनर, बाकी सारी चीज़ें बनाते हैं। और उसके साथ साथ ये लोग केमिकल और FMCG इंडस्ट्रीज़ के लिए भी ड्रम्स बनाते हैं। अगर इनका कंपोजिट वाले सेगमेंट में देखेंगे आप तो उसमें इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर जो है उसका शेयर 12% के आसपास का है। और ये लोग इसको ग्लोबली भी सप्लाई करते हैं, जिसमें ये लोग GNX ब्रांड के अंडर में इस प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं। अगर इसका सेल वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो ये 28% के हिसाब से ग्रोथ किया है FY22 से FY24 तक। मीन्स फ्यूचर में IBC कंटेनर की ग्रोथ मीन्स डिमांड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। अगर आप इनके कंपोजिट सिलेंडर का सेगमेंट देखेंगे तो उसमें इनका शेयर ओनली 10% का है, जिसमें ये लोग LPG सिलेंडर, CNG गैसकेट्स और सिलेंडर फॉर द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए भी ये लोग सिलेंडर बनाते हैं, जो नॉर्मली अलग अलग पर्पज़ से यूज़ किया जाता है, वो हम आगे बताने वाले हैं। अगर इसका आप सेल वॉल्यूम देखेंगे तो ये बड़ा है 15% के हिसाब से। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन में देखेंगे तो 7% का शेयर है, उसमें ये लोग HDPE पाइप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसको अगर बेचते हैं ये लोग तो मैक्स की ब्रांड के नेम पे सप्लाई करते हैं, जो मेनली अगर इसकी एप्लीकेशन देखेंगे तो वाटर सप्लाई के लिए, ड्रेनेज के लिए, सीवरेज के लिए और पावर डक्ट आदि में यूज़ किया जाता है। टेक्निकल और लाइफस्टाइल में देखेंगे तो 4% का शेयर है और MOX फिल्म में 3% का शेयर है। और MOX फिल्म देखेंगे तो ये 3% का स्टेक है इनका, जिसमें ये लोग मल्टी लेयर मल्टी एक्सेस ओरिएंटेड क्रॉस लैमिनेट फिल्म सप्लाई करते हैं MOX, जिसमें ब्रांड यूज़ करते हैं टेकपोलिन। इसकी सेल्स अगर देखेंगे तो 14% के हिसाब से ग्रो की है FY22 से FY24। और आगे बात करते हैं इनके वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स। मीन्स हर एक कंपनी के कुछ वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी ब्रांड होती है, जो मार्केट में जिसके नाम पर ही बिकता है। तो इसमें इनकी क्या क्या इनका पोर्टफोलियो अगर देखेंगे तो इसमें आता है इनका IBC जो ड्रम्स आते हैं कंपोजिट वाले, कंपोजिट सिलेंडर्स और MOX फिल्म, जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की है। इसकी जो सेल्स है वो ग्रोथ की है 69% के हिसाब से FY22 से FY24। तो फ्यूचर में डिमांड इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। ये इनके वैल्यूएडेड प्रोडक्ट हैं जो ये लोग इंटरनेशनली अलग अलग ब्रांड के नेम पे सप्लाई करते हैं। आगे बात करते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और कैपेक्स के बारे में। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जिससे कंपनी का फ्यूचर हमको थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। इस कंपनी के पास 20 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं इंडिया के अंदर, फॉरेन में भी इनकी यूनिट्स हैं
उसके साथ साथ में ये कंपनी 175 करोड़ का कैपेक्स करने वाली है FY25 में, जिसमें ये लोग री इंजीनियरिंग और ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन करने वाले हैं 75 to 80 करोड़ का। और उसके साथ साथ ये लोग 100 करोड़ का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट एक्सपेंशन भी करने वाले हैं। तो कंपनी के पास बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं ग्रोथ करने के। इनके प्रोडक्ट कुछ इस तरीके के हैं कि कंपनी को डिमांड इनकी रहती ही है। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इनके कस्टमर, जिनको मैं आगे बताने वाला हूँ। और दोस्तों नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसकी R&D के बारे में। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की ग्रोथ के लिए। तो टाइम टेक्नोप्लास्ट की जो सब्सिडरी है NED एनर्जी लिमिटेड, ये लोग डेवलप करने वाले हैं टेक्नोलॉजी एडवांस TVS ट्रांसपेरेंट कंटेनर बैटरीज़ की। और उसके साथ साथ में ये लोग ई-रिक्शा बैटरीज भी डेवलप करने वाले हैं। और उसके साथ साथ में कंपनी डेवलप करने वाली है अपने नए प्रोडक्ट फ्रॉम द कंपोजिट प्रोडक्ट्स। इट मीन्स कंपोजिट फायर एक्सटिंग्यूशर और कंपोजिट वाटर हीटर। तो अगर आज की डेट में क्या यूज़ किया जाता है कि मेटल्स के सिलेंडर्स यूज़ किए जाते हैं। तो अगर फायर एक्सटिंग्यूशर में आपने खुद ने देखा होगा कि फायर एक्सटिंग्यूशर के जितने सिलेंडर होते हैं वो मेटल बेस होते हैं। तो अगर उसको कंपोजिट के बेस पर लेकर आते हैं फ्यूचर में, तो एक तो उनका लाइट वेट होगा और उनकी कॉस्ट भी डाउन की जा सकती है, क्योंकि हर जगह पर मेटल वाले सिलेंडर यूज नहीं किए जा सकते। तो टाइम टेक्नोप्लास्ट को इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर कंपनी की R&D इसमें सक्सेस हो जाती है। तो इसलिए ही मैं बोलता हूँ कि R&D बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ उस पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में जिसमें कंपनी ने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। मीन्स ये कंपनी की मोनोपोली भी हो सकती है, क्योंकि कंपनी को अप्रूवल मिला है पैसों की साइड से। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैसों की साइड से कंपनी को टाइप 3 हाइड्रोजन कंपोजिट सिलेंडर के लिए, जो मेनली ड्रोन में यूज़ किया जाएगा, उसके लिए अप्रूवल मिल चुका है। क्योंकि ड्रोन के ऊपर जो यूज़ किया जाता है, एनर्जी तो चाहिए ही ड्रोन को फ्लाई करने के लिए, तो उसमें बैटरीज यूज़ की जाती है जिससे ड्रोन का वेट बढ़ जाता है। और उसका टाइम पीरियड मीन्स जितना वो फ्लाई करता है 3 घंटे 4 घंटे, तो उसमें वो आवर्स रिड्यूस हो जाते हैं। अगर आप वहाँ पर हाइड्रोजन बेस्ड कंपोजिट सिलेंडर यूज़ करेंगे, एक तो उसका वेट कम होगा, दूसरा हाइड्रोजन की फ्यूल की एनर्जी जो आती है वो ज़्यादा होती है, जो कि उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये अप्रूवल कंपनी के लिए एक लाइफ चेंजिंग भी हो सकता है। और जिन लोगों को पैसों का नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ, पैसो एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। अगर ड्रोन के ऊपर वो यूज़ किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो हाइड्रोजन किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वो हवा में फ्लाई कर रहा है। तो अगर पैसों की साइड से उसको अप्रूवल मिला है तो वो बिल्कुल एक सेफ जर्नी उसकी हो सकती है। तो ये अप्रूवल के बेस पर कंपनी के पास बहुत अच्छे ऑर्डर फ्यूचर में मिल सकते हैं। और उसके साथ साथ में कंपनी का गोल है इनकी 75% की इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, जो कि सोलर पावर के उस पर ट्रांसफ़र होने वाली है अगले 2 साल के अंदर। कोई भी कंपनी हो उसको इलेक्ट्रिसिटी की नीड तो होती है। अगर आप सोलर पावर के ऊपर ट्रांसफ़र कर रहे हो अपनी 75% एनर्जी, तो बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन कम कर रहे हो आप अपनी साइड से जितना भी पावर कंज्यूम कर रहे हो उसके बेस पर। उसके साथ साथ में कंपनी ने ई-रिक्शा बैटरी में बहुत ही शानदार डेवलपमेंट की है, क्योंकि ये लोगों ने डेवलप किया है हाई परफॉर्मेंस ई-रिक्शा बैटरी जिसका प्राइस होगा 10,000 से कम। क्योंकि जो ई-रिक्शा नॉर्मली यूज़ करते हैं वो ज़्यादा रिच लोग नहीं होते, गरीब लोग ही बेचारे ई रिक्शा चलाते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। तो अगर उसका प्राइस कम होगा तो फ्यूचर में जब भी वो लोग चेंज कराएंगे तो उनको इतना ज़्यादा लोड नहीं उठाना होगा, जिसके बेस पर कंपनी को भी फ़ायदा है। कंपनी का टारगेट है 100 करोड़ का मार्केट शेयर। इसमें ये लोग एक ई रिक्शा बैटरी के सेगमेंट में अगले कुछ सालों में ये लोग अर्न कर सकते हैं। और अगर इसके कस्टमर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी के पास बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बड़े वाले नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही कस्टमर हमको देखने को मिलते हैं, जो कि डिफरेंट सेगमेंट में। ये ज़रूरी नहीं है कि केवल एक पर्टिकुलर सेगमेंट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यूपॉन्ट, डाउ, साइटेक, कैडिला फार्मा की सेक्टर में आ जाता है, भारत पेट्रोलियम, BASF, L&T। ये तो मैंने नेशनल कस्टमर बताए आपको। PNG इंटरनेशनल कस्टमर, वोल्वो, विप्रो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्जो मोबिल, हैंकल, कारगिल जैसी टॉप कंपनीज भी इनके कस्टमर्स हैं। तो कस्टमर अगर आपके ब्रांडेड होंगे तो कंपनी की रेपो तो सामने से दिखने ही लगती है।
और इतनी सारी अच्छी बातों के साथ कंपनी के थोड़े चैलेंजेस भी देख लेते हैं, क्योंकि चैलेंज तो हर कंपनी के सामने होते ही हैं। कुछ टाइम पहले इनकी एक यूनिट में फायर का इंसिडेंट हुआ था, जिसमें किसी को कोई इंजरी तो नहीं हुई थी, लेकिन यूनिट में काफ़ी ज़्यादा नुकसान तो हुआ था। और इनका टारगेट है फ्यूचर में इस यूनिट को ये लोग प्रॉफिटेबल भी कर लेंगे। और उसके साथ साथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम और चैलेंज होता है रॉ मटेरियल का। दोस्तों, पॉलीमर और कंपोजिट का जो सेगमेंट होता है, जो बिजनेस होता है, इसमें रॉ मटेरियल का कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स मार्जिन में काफ़ी उतार चढ़ाव हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें रिलायंस और जिंदाल कार्बन ने एंट्री की है, जिसका इफेक्ट इस कंपनी के मीन्स टाइम टेक्नोप्लास्ट के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। देखो, इतना ज़्यादा तो बिजनेस इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन रॉ मटेरियल अगर टाइम से अच्छे प्राइस पर अगर मिल जाता है तो कंपनी काफ़ी बेनिफिट लेती है। लेकिन कभी कभी इस सेक्टर के अंदर थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिलता ही है। और दोस्तों, फाइनली कर लेते हैं इसके फंडामेंटल्स की बात। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिसंबर 2024 में इस कंपनी ने जो सेल्स की थी वो 1388 करोड़ की सेल थी। उसमें ओपीएम अगर आप देखेंगे तो 14% का, मीन्स 13 से 14% का ओपीएम आप रेगुलर देख सकते हैं। चाहे प्राइस कितना भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो, कंपनी के ओपीएम में कुछ ऐसा चेंजेस बड़ा हमको देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट 102 करोड़ का है, जो इसका ऑल टाइम हाई क्वार्टर बेस पर देखने को मिल रहा है। और अगर आप इसके ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर नंबर देखेंगे तो बहुत ही शानदार नंबर देखने को मिल रहे हैं। ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर सेल्स कंटिन्यू इंक्रीज होती हुई दिख रही है, नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यू इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो नंबर तो ओवरऑल कंपनी के बिल्कुल ऑसम ही देखने को मिल रहे हैं। और फाइनली शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास यहाँ पर 51.56% की होल्डिंग है, एफआईज के पास 7.65% की होल्डिंग है और डीआईज के पास 13.20% की होल्डिंग है। पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, जो कि एफआईज और डीआईज में ट्रांसफ़र हुई है। तो कंपनी के पास ओवरऑल बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छी है। कंपनी की आर&डी बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स इनके फ्यूचर की डेवलपमेंट्स के लिए बना रहे हैं और उसके साथ फंडामेंटल सुपर्ब है, शेयर होल्डिंग भी अच्छी है। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस टाइम टेक्नोप्लास्ट का। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर मेरी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज़ से बनाई जा रही है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, ये एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर कोई नई एनालिसिस कराना चाहते हैं तो उसको भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।